जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 75 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कॉमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारा पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंतें होती है। यानी कि अधिक लंबी आंतें किसकी होगी। देखिए देखिए जितना भी शाकाहारी है उस सब का आंत जो है ना मांसाहारी की अपेक्षा अधिक लंबा होता है, ठीक ना। अधिक लंबा होता है। क्यों होता है लंबा? क्योंकि देखिए जो शाकाहारी जो है ये घास खाता है, ठीक ना। तो घास में क्या पाया जाता है? तो सेलुलोज। तो सेलुलोज को पचाने में जो है ना ज़्यादा समय लगता है, ठीक ना। इसी कारण से उसका आंत लंबा रहता है, तो खाना जो है ना ज़्यादा समय तक आंत में रहता है तो पचता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो शाकाहारी होगा उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए नंबर लोमड़ी। लोमड़ी तो नहीं हुआ शाकाहारी, बाघ भी नहीं हुआ शाकाहारी, कुत्ता भी नहीं है, लेकिन खरगोश क्या है? शाकाहारी है। तो क्या हुआ? अपेक्षाकृत सबका जो है ना सबसे लंबा आंत किसका होगा? तो खरगोश का होगा, ठीक। इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। देखिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत के पचाने के लिए तुरंत देखे थे कि सेलुलोज को पचाने के लिए होता है उसका लंबी छोटी आंत, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलुलोज, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कौन सा है। देखिए पाचन तंत्र की जांच करने के लिए जो क्या किया जाता है कि देखिए आदमी को ऐसे करके लेटा दिया जाता है, ठीक। एक कैमरा को जो है ना मुंह के रास्ते घुसा दिया जाता है और पाचन तंत्र की जांच कर लिया जाता है, ठीक ना। तो ये इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंडोस्कोप कहते हैं, ठीक ना। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? इंडोस्कोप कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा। देखिए मानव जो है श्वसन करता है तो उसके बाद कौन सा गैस छोड़ता है? तो मुख्य रूप से क्या छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क यानी कि पथरी, मानव वृक्क में किडनी में जो पथरी हो जाता है पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? कि पथरी किस चीज़ का बना होता है? तो किडनी में जो पथरी पाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, ठीक ना। जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट। देखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होता है आपको CaC2O4 होता है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? देखिए नाखून जब हम काटते हैं दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दर्द? क्योंकि देखिए नाखून जो है ये मृत कोशिका के से बना होता है, ठीक ना। और इसमें जो है ना रक्त का संचार नहीं होता है, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक ना। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें क्या होता है? रक्त संचार नहीं होता, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। देखिए पुरुष में जो प्राथमिक यौन अंग है वो क्या है? वृषण है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृषण, ठीक ना। देखिए वासा डिफरेंसिया जो है, वासा डिफरेंसिया जब देखिए पुरुष में नसबंदी किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। तो वेसेक्टोमी किया जाता है इसी वासा डिफरेंसिया को ही बांध दिया जाता है, ठीक ना। तो देखिए अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाते। देखिए मानव में जो होता है मादा प्रजनन अंग, ठीक। देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। देखिए ये क्या है आपको? देखिए कुछ ऐसा ही होता है लगभग। देखिए यहाँ पर रहता है आपको अंडाशय रहता है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ से देखिए अंडाशय निकल करके ये फ्यूलोपियन ट्यूब ये हुआ, ठीक। फ्यूलोपियन ट्यूब में जाता है और इधर से स्पर्म आता है तो क्या होता है? वो यहाँ पर मिल करके निषेचित हो जाता है। जब निषेचित अंडा होता है तो ये क्या होता है? गर्भाशय। ये हो गया आपको गर्भाशय, ठीक। गर्भाशय में आकर क्या होता है? यहाँ पर प्रत्यारोपित हो जाता है, ठीक ना। यहीं पर पालन होता है बच्चा का, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो कि अन्य से भिन्न है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए आप उभयधर्मी ऑक्साइड को समझिए, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है Al2O3 ये क्या है? धातु का ही ऑक्साइड है, लेकिन ये कैसा होता है? तो उभयधर्मी होता है, ठीक। देखिए जिंक का ऑक्साइड होता है ZnO, ठीक। ये भी उभयधर्मी होता है। और एक होता है आपको PbO2, ठीक। PbO2 ये सब क्या धातु का ही ऑक्साइड है, लेकिन क्या होता है? ये उभयधर्मी होता है, ठीक ना। अब देखिए यही तीन को जो है धातु का एक्सेप्शन है, ठीक ना। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ये देखिए क्षारीय होगा, ठीक है। MgO भी क्षारीय होगा और Na2O भी क्षारीय होगा, लेकिन जो Al2O3 है ये उभयधर्मी होगा। यही क्या होगा? अन्य से भिन्न है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जब पूछेगा आपसे कि धातु का ऑक्साइड तो बता दिए क्षारीय, लेकिन पूछेगा कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो अधातु का ऑक्साइड होता है आपको अम्लीय होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। देखिए आवर्त सारणी में जब आप बढ़िएगा, आप आवर्त में बाएं से दाएं की ओर,
देखिए आवर्त सारणी है ये। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु का आयतन या आकार क्या होता है आपको, घटता है, ठीक, घटता है। जब वर्ग में हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इसका आकार क्या होता है आपको, बढ़ता है, आकार या आयतन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ना। अब देखिए क्या क्या हमको दिया है, सल्फर दिया है, सिलिकॉन दिया है, फास्फोरस दिया है, हीलियम दिया है, ठीक ना। देखिए हीलियम क्या होता है आपको कि ये 18वां वर्ग का तत्व है हीलियम, सबसे ऊपर में यहाँ पर रहता है हीलियम, देखिए यहाँ हीलियम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, यहाँ सल्फर है, सिलिकॉन है और पोटेशियम है। देखिए यहाँ देखिए आपको सिलिकॉन, देखिए सिलिकॉन सबसे पहले यहाँ रहता है लगभग, देखिए ना यहाँ होगा, हाँ सिलिकॉन यहाँ, ठीक, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आपको रहेगा फास्फोरस और क्या रहेगा उसके बाद सल्फर रहेगा, देखिए सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ठीक, यहाँ रहेगा लगभग यही होगा, ठीक ना। तो देखिए आप देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि इधर से जब हम इधर बढ़ने पर क्या होता है, आवर्त में क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इसका आकार घटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आवर्त है, इस आवर्त में देखिए, इस आवर्त में क्या है कि इधर से इधर जाएंगे तो सबसे आकार छोटा यहाँ पर इसका होगा, ठीक ना। लेकिन देखिए वर्ग में क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है आपको, बढ़ता है, ठीक है। तो बढ़ता है इसका मतलब नीचे वाला का ज़्यादा होगा, ऊपर वाला का कम होगा। और ये देखिए सबसे अंत में भी हीलियम ही है, तो ठीक ना। तो किसका आकार सबसे कम होगा, तो सबसे आकार आयतन कम किसका होगा, तो ये हीलियम का होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीलियम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक परमाणु कि किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने के इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहता है। देखिए जब एक परमाणु जो है किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधा होता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी इस आकर्षित करने की प्रवृत्ति को कहते हैं हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडा एसिड जो है अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है, ठीक ना। तो सोडा एसिड यानी कि अग्निशामक यंत्रों में कौन सा लवण का प्रयोग है। देखिए अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज, और इसके साथ एक एसिड किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक ना, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या पूछा है हमको, कौन सा लवण, देखिए लवण क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और एसिड में H2SO4 का प्रयोग करता है, ठीक ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आपको देखिए CaOCl होता है, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं हम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है। देखिए सोडियम सल्फेट को मिलाते हैं, देखिए Na2SO4, ठीक, ये हो गया सोडियम सल्फेट। इसको किसके साथ कह रहा है मिलाने के लिए, तो समाधान नहीं, साधारण दीजिए, साधारण बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिला। देखिए साधारण बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2 साथ मिलाए तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपको BaSO4 प्लस का NaCl, ठीक, NaCl, ठीक। देखिए इसको आप कर लीजिए, ठीक हो गया, NaCl हो गया, ठीक। देखिए यहाँ से पूछा क्या है कि सोडियम सल्फेट को साधारण बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है। ऑप्शन ए दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया तो हुआ है। बी है सल्फर डाइऑक्साइड बना है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड कहीं पर नहीं बना है, ठीक ना। सी है कि बेरियम क्लोराइड बना है, नहीं बेरियम क्लोराइड तो नहीं बना है। और देखिए डी है कि बेरियम सल्फेट बना है, देखिए BaSO4 क्या है, तो बेरियम सल्फेट बना है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त किया। देखिए पेट्रोलियम का जो शोधन होता है वो किस विधि द्वारा होता है, तो ये होता है आपको प्रभाजी आसवन द्वारा, ठीक, प्रभाजी आसवन द्वारा, ठीक। प्रभाजी आसवन द्वारा क्या होता है, पेट्रोलियम का शोधन होता है। तो इसमें टेम्परेचर क्या दिया जाता है, तो इसमें आपको टेम्परेचर दिया जाता है 40 से 205 डिग्री सेल्सियस का, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। सीधा पूछेगा कि आसवन विधि से क्या होता है, तो आसवन विधि से ना समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊष्मा विकिरणों की गति क्या होती है। देखिए ऊष्मा विकिरण की जितना भी ऊष्मा विकिरण है सबका गति क्या हो जाएगा आपको, प्रकाश के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन बी होता है, प्रकाश गति क्या होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। अगर आपसे पूछेगा, देखिए जैसे ध्वनि तरंग पूछ दिया, ध्वनि तरंग हो गया, यांत्रिक तरंग हो गया और दाब तरंग हो गया, इस सब का चाल पूछेगा तो इस सब का चाल होता है आपको ध्वनि के चाल के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश एक मात्रा है जो कि एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, यानी कि तरंग किस प्रकृति का, इसका वर्णन कौन नहीं करेगा। देखिए ऊंचाई है, देखिए बी तरंगदैर्घ्य, यहाँ तरंगदैर्घ्य तो करेगा ही, आवृत्ति भी करेगा और तरंग की गति भी करेगा, लेकिन जो ऊंचाई जो है ये नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिलान करें, चलिए मिलान करते हैं। देखिए क्या है, रेडियो तरंग, ठीक ना,
तो रेडियो तरंग क्या हो जाएगा? देखिए रेडियो तरंग जो है इसका यूज होता है आपको विमान नेविगेशन के इस्तेमाल में, ठीक है ना। तो रेडियो तरंग का यूज हो गया विमान नेविगेशन। अब सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग होता है आपको सेलुलर फोन में, ठीक है। अब देखिए अवरक्त किरण जो है ये तो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट में होता है प्रयोग, ठीक। अब देखिए गामा किरण जो है कैंसर कोशिकाओं को उपचार करने में किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पी का दो किसमें दिया हुआ है? पी का दो मात्रे की जो है थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंगे भ्रमण करती है, मतलब कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंगे भ्रमण करती है। देखिए ऑप्शन ए है कि विभिन्न माध्यमों के भिन्न भिन्न गति पर, विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति, ठीक है। हाँ, ध्वनि तरंग का विभिन्न माध्यम में अलग अलग गति होता है, ठीक है, ये सही है। बी है कि विभिन्न माध्यम में एक ही गति, नहीं, एक गति नहीं होगा, ठीक। लकड़ी में 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी गलत है। एक ही माध्यम में भिन्न गति, नहीं, एक ही माध्यम में अलग अलग गति से तो ध्वनि भ्रमण नहीं करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति से क्या होता है? ध्वनि भ्रमण करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा? देखिए ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो वस्तुओं के कंपन के द्वारा होती है, ठीक ना। कंपन के द्वारा ध्वनि का उत्पन्न होता है, ठीक। तो इसका उत्तर किस में दिया हुआ है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि वस्तुओं के कंपन के पर होता है, ठीक ना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख लें, ठीक। और प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।